नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। अभी कोरोना को लेकर मुश्किलें कम नहीं हुई है, लेकिन दूसरी मुसीबत से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में कोरोना को लेकर रोजगार प्रबंधन के साथ बैठक की है, तो वहीं शुक्रवार को सीएम ने बाढ़ के प्रबंधन को लेकर मीटिंग की। बता दें कि सीएम आवास में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी अनुसार बाढ़ आपदा प्रबंधन किया जाएगा। बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इससे लोगों का बचाव हमारी प्राथमिकता है। पूरा प्रशासन इसके लिए तत्परता से काम कर रहा है और इस विषम परिस्थितियों में सबको मिलजुल कर काम करना है। आपको बता दें कि लगातार मुश्किलें महामारी के दौर में बढ़ती जा रही है और दूसरी मुसीबत से निपटने की तैयारी अब सीएम करने लगे हैं। हाल ही में कोरोना को लेकर रोजगार प्रबंधन के साथ सीएम ने बैठक की और वहीं शुक्रवार को सीएम ने बाढ़ के प्रबंधन को लेकर भी मीटिंग की। बता दें कि सीएम आवास में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियां की जा रही हैं। इसी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी अनुसार बाढ़ आपदा प्रबंधन की जाएगी। बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इससे लोगों का बचाव पहली प्राथमिकता है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, इतनी भयंकर ये महामारी चल रही है, लेकिन अभी से ही सीएम बाढ़ सुखाड़ पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे कि बिहार के अंदर हर साल आने वाली आपदा होती है। बात चाहे सुखाड़ की कर लीजिए, बात चाहे आप बाढ़ की कर लीजिए, हर साल ये एक त्रासदी है बिहार के लिए। तो ऐसे में इस त्रासदी से निपटने की तैयारी सरकार ने पहले से की हुई है, ताकि बाद में स्थितियां अगर विषम होगी तो डबल अटैक से जूझना पड़ सकता है बिहार को। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा के साथ साथ एनडीआरएफ के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो कोसी का इलाका है, यानी कि जो बिहार के दूसरे तरफ का जो इलाका है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, आप देख लीजिए सहरसा, कोसी, मधेपुरा, तो ये जो तमाम इलाके हैं कोसी क्षेत्र के, जहां पे आज भी बिहार का स्रोत कोसी नदी है। कोसी नदी हम हर साल तबाही लेकर आती है और ये तबाही नेपाल के जरिए होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी में सरकार अभी से जुट गई है और ये अच्छी खबर है, इसलिए क्योंकि बाढ़ तो तय है, बाढ़ तो आएगी, लेकिन बाढ़ के साथ साथ जो सुखाड़ की स्थिति है बिहार के अंदर के जो दूसरे जो जिले हैं, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की यही दुर्भाग्य है कि एक तरफ सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है तो दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। सुखाड़ से कैसे निपटा जाए, तमाम कृषि पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। इसके अलावा बाढ़ से कैसे निपटा जाए, तो जल संसाधन विभाग के मंत्री इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है वो कैसे युद्ध स्तर पे काम हो, एक पहले से व्यवस्था सुनिश्चित हो कि अगर बाढ़ आता है तो जान माल का नुकसान नहीं हो। इसके अलावा जान माल के साथ साथ उनके जो जमीन है या जहां कहीं भी, वो कैसे एक बसेरा बनाया जाए पहले से, जैसे कि पूरे नवगछिया, भागलपुर के अलावा पीरपैंती के इस इलाके में जहां बाढ़ आती है, वहां पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है वो एक रैन बसेरे के तौर पे होता है, जहां पर तकरीबन 30 दिनों तक पानी निकलने तक तमाम जो शिविर में उनको राहत कैंप के जरिए खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं
की जाती है। तो ये जी गौतम, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर साल ये परेशानी सामने आती है, बाढ़ सुखाड़ की परेशानी देखने मिलती है, तो कहीं ना कहीं अब सीएम इस पर एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते कि कोई भी उन पर सवाल खड़े करे कि पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी। बिल्कुल, और विपक्ष ये ना कह पाए, विपक्ष को मौका नहीं मिले, इसलिए भी सरकार चिंतित है। क्योंकि देखिए, बाढ़ तय है, अगर आप तय समय से पहले व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो जनता भी आपको कोसेगी, और कोसी की त्रासदी हर साल आती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मानसून का सत्र शुरू होगा या मानसून, सरकार से लोग सवाल पूछेंगे कि आपने पहले से व्यवस्थाएं क्या की है, तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पहल करती है कि तमाम उन इलाकों को रेस्क्यू करके बचाने के बजाय पहले से यदि अगर आप उस शिविर में पहुंच जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके जमीन पे बाढ़ का पानी आएगा, कम से कम जान माल का नुकसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार के पास जो फंड है वो भी तैयार है, और सरकार इसलिए भी चिंता कर रही है क्योंकि कोरोना के समय ये महामारी और विकराल रूप धारण न कर ले, इसीलिए भी सरकार ज्यादा चिंतित है। दूसरी तरफ उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये दोनों को अगर बांट दें दो हिस्सों में, तो एक तरफ का पूरा हिस्सा यानी कि तकरीबन उसमें 14-15 जिले ऐसे हैं जो सुखाड़ की स्थिति में हैं। जैसे अभी आप अरवल की बात कर ले, गया की बात कर ले, नालंदा का बात कर ले, नवादा, तो रेलवे लाइन के इस तरफ का जो इलाका है, एक तरफ बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, तो ये इलाकों में एक तरफ का हिस्सा सुखाड़ की स्थिति में रहता है, जहां पर पानी की किल्लत होती है, जो किसान होते हैं उनके फसल की सिंचाई की व्यवस्था तक दिक्कत हो जाती है। वहीं दूसरे हिस्से में पानी इतना भर जाता है, इतना कि वहां पर आप उत्तर भारत में कोसी का जो इलाका है वहां पर नेपाल से सटे होने के कारण जो फारबिसगंज, मधेपुरा, सहरसा, ये तमाम इलाके, वहां पे बाढ़ की स्थिति, बाढ़ की वजह से लोगों को दर्द झेलना पड़ता है। इवन कि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर तक ये बाढ़ का पानी आता है, तो दोनों इलाकों में सड़क के दोनों तरफ यही स्थिति रहती है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने पहले से कमर कस ली है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बंदरबाट होता है राहत बांटने में या शिविर तक, तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए जिसके जरिए अगर बाढ़ पीड़ितों को अगर डीबीटी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं कि डायरेक्ट क्रेडिट किया जाए, उनको राहत शिविर के या राहत के तौर पे जो पैसे अनुदान जो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, अगर वो बाढ़ पीड़ितों तक डायरेक्ट उनके हाथों में मिल जाए या उनके अकाउंट में चला जाए, तो शायद इसकी कालाबाजारी नहीं होगी जिस तरह से आज रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की हो रही है। क्योंकि अभी बिहार के अंदर एकदम आपदा की स्थिति है, एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ सुखाड़ की स्थिति है, और आने वाले कुछ ही महीनों में, बल्कि यूं कहें कि जून जुलाई में अभी 1 महीना 2 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन 2 महीने के बाद पूरा 3 महीने का जो समय आएगा वो बाढ़ की चपेट में डूब जाएगा बिहार। तो जी बिल्कुल गौतम, एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ बाढ़ और सुखाड़ की ये परेशानी, तो सरकार के लिए तैयारी करना बेहद अहम है। तैयारी भी बहुत जरूरी है, और अगर सरकार पहले से प्रशासनिक स्तर पर तैयारी नहीं करेगी तो विपक्ष भी सवाल पूछेगा, जनता भी सवाल पूछेगी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में सरकार और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं, पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बिहार की समझ है, बिहार के बारे में जानते हैं, और ये हर साल आने वाली आपदा है जिससे जूझना होगा। एक तरफ सरकार के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाइयां, स्वास्थ्य कर्मी, ये सब अभी एक चुनौती है बिहार के लिए। आप देखिए, आज भी जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं कोरोना के, वो 13,000 का पार है आंकड़ा। बिहार की राजधानी पटना में 2400 के आसपास का आंकड़ा है। तो स्थितियां अभी अच्छी नहीं है। अभी 15 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है, और 15 मई के बाद ये तय हुआ कि आंकड़ा किस तरीके से मरीजों का गिरता है, क्योंकि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों का काम पीक पे चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, और बिहार की तमाम जनता को वैक्सीन मिल जाए इस वक्त कोरोना बाढ़ से पहले, तो शायद बहुत राहत की बात होगी बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है। एक तरफ जांच भी जरूरी है ताकि कोई संक्रमण का दायरा न फैला सके, दूसरा वैक्सीनेशन भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि वैक्सीन लगने पर कम से कम मेंटली आदमी
एब्जॉर्ब कर लेता है कि अब हमको कोरोना से बचना है और कोरोना बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी जी। है। ये दोनों चीजें हो जाए तो फिर हम आगे बिहार लड़ने के लिए तैयार है, सुखाड़ से भी और इसके बाद बाढ़ से भी, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां बिहार के लिए बेहद चुनौती भरी है। जी 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 बिल्कुल, चुनौती भरी ये दोनों ही परिस्थितियां सरकार के लिए हो, तो किसी भी तरीके से सरकार ये नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके की परेशानी जनता को इस बार देखनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से महामारी में सरकार ने लेट लतीफी की है फैसले लेने में, तो आगे चल के ऐसा कोई भी सवाल सरकार के ऊपर नहीं खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार तैयारियां कर रही है, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की है और साथ साथ कोरोना को लेकर रोजगार प्रबंधन के साथ भी बैठक की है। शुक्रवार को सीएम ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर बैठक की, समीक्षा की। सीएम आवास में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बाढ़, सुखाड़ हो, कोरोना महामारी हो, तमाम जो मुद्दे हैं बेहद अहम है, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी परेशानी जनता को ना देखनी पड़े। पूर्व सांसद और जाप प्रमुख पप्पू यादव आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। ताजा मामले में पप्पू यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अस्पतालों में धांधली किए जाने का आरोप लगाया। पप्पू यादव का कहना है कि जरूरत वाले अस्पतालों में रेमडेसिविर दवाई की खासा किल्लत देखने को मिल रही है। इस मामले में धांधली रोकने के लिए पप्पू यादव ने मजिस्ट्रेट की जांच की मांग की है। मैंने कहा कि सरकार दवाई को फ्री करे, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना का बीमारी फ्री करे, बीमा करें, राजस्थान के तर्ज पर हर घर तक दवाई पहुंचाए, और यदि ना है सरकार की कुव्वत तो पप्पू यादव को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पता चल जाएगा ये स्वास्थ्य कर्मी जो लूटने के लिए बैठे हैं, ये किलर लोग और जल्लाद को जो आप बैठा दिए हैं, हमें चश्मा लगाना पड़ेगा कि पहाड़ से डॉक्टर लाना पड़ेगा। मन की बात की जगह काम की बात करते हैं तो ये देश हित में होता है। ट्विटर पर सीएम हेमंत सोरेन के इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है। इस बयान को एक तरफ महागठबंधन की सहयोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसकी आलोचना कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में जिसके नाकाबियत के कारण प्रतिदिन यहाँ झारखंड में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। हर दिन 7,000 6,000 बढ़ रही है और 130 140 झारखंड वासियों की मृत्यु हो रही है। तो इस संवेदनहीनता मुख्यमंत्री को संवेदनशील बनकर, ये समय नहीं है कि एक दूसरे को हम कोसे, राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि हम एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक कोरोना महामारी में झारखंड, भारत को कैसे हम मुक्ति दिलाएं, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। झारखंड में जिसके तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बयान को लेकर एक तरफ महागठबंधन का भी सहयोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी आलोचना कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी,
बीते दिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि अगर काम की बात करते मुख्यमंत्री, उन्होंने सिर्फ मन की बात की है, अगर काम की बात करते तो बेहतर होता। अब इस पर रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है और लगातार सरगर्मियां इसमें राजनीतिक बढ़ गई हैं। देखिए आस्था, जिस तरीके से परसों देर शाम प्रधान नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपालों से टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड के मुख्यमंत्री थे और पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल शामिल थे। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जिस तरीके से इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ, उसने पूरे दिन की राजनीति को कल गर्म रखा है। और आपको बता दें आस्था कि हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद केवल रांची ही नहीं, इसकी धमक दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक सुनाई दी और जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी प्रतिक्रिया दी मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर। झारखंड के बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सबसे अहम बात आपको बता दें, जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत, उन्होंने भी इस हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल सबसे अहम यह है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मन की बात कर दी। अब दोनों राजनीतिक शख्सियतों के मन की बात के बीच में ऐसा घमासान छिड़ा है आस्था कि इस घमासान ने रांची से लेकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश तक तमाम माहौल को, राजनीतिक माहौल को गर्म कर रखा है। जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने बातचीत की हो मुख्यमंत्री से। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं राज्य की कि किस तरीके के हालात वहां कोरोना को लेकर है। तो इस तरीके का मुख्यमंत्री का ये जो ट्वीट सामने आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2019 से प्रदेश के मुखिया के तौर पर प्रभार संभाला है, तब से लेकर जो विरोधाभास और कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष की कहानी सामने निकल कर आ रही है। 2019 के दिसंबर में 29 दिसंबर को इन्होंने प्रभार किया। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने इस बात में बीत गए कि राज्य आर्थिक तंगहाली के हालातों से गुजर रहा है। राज्य को आर्थिक मदद चाहिए, जिसमें राज्य के जीएसटी के पैसे का भुगतान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब मांग की थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया, 24 मार्च से देश लॉकडाउन में चला गया था। उस दौरान भी उन्होंने इस बात की काफी कोशिश की कि केंद्र से राज्य को उचित स्वास्थ्य संसाधनों की मदद मिल जाए, ताकि राज्य में कोरोना संक्रमण के पहले लहर से जो परेशानी हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, उससे बचाया जा सके। तब से लेकर अब तक की जो कहानी है, यह कहानी केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष की कहानी है और इस संघर्ष की कहानी की गाथा का यह एक नया अध्याय था। इस अध्याय के बाद देखना यह होगा कि केंद्र राज्य की मदद को बढ़ाता है, स्थिति एज इट इज रहती है, या स्थिति में और नीचे हम जाते हैं मदद के मामले में, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच की जो संबंध है अभी बिल्कुल निम्नतर स्तर पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। झारखंड के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि पूरी तरीके से सुविधाएं झारखंड को मुहैया नहीं हो पा रही है, जितने रेमडेसिविर की मांग की जा रही है उससे आधे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर रेमडेसिविर दवाइयों की बात कर लें, इसके अलावा जो टीकों की बात कर लें, स्वास्थ्य संसाधन उपकरणों की बात कर लें, वेंटिलेटर्स की बात कर लें, जरूरतें झारखंड की हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जरूरतें झारखंड की हैं और झारखंड की जरूरतें को केंद्र सरकार ही पूरा कर सकती है, क्योंकि कुछ सारी अनुमतियां हैं। जैसे बांग्लादेश से 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा था और उनसे अनुमति की मांग की थी। 12 अप्रैल को लिखा गया पत्र, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से कई सारे मसलों पर केंद्र और राज्य के बीच के जो कह सकते हैं संबंध है, उसका नुकसान
राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है, उसकी भरपाई राज्य की जनता को करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य उपकरणों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है तो अल्टीमेटली रिसीविंग एंड पे झारखंड की जनता ही है, नुकसान उसे ही होना है। अगर वेंटिलेटर्स नहीं आएंगे, रेमडेसिविर दवाइयां नहीं आएंगी, टीके नहीं आएंगे तो यह झारखंड की जनता को ही इसका नुकसान होगा। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न बीजेपी, न ही जेएमएम महागठबंधन, न ही सीएम हेमंत सोरेन, नुकसान इनमें से किसी का नहीं होना है। वस्तुतः स्थिति यह है कि दोनों की लड़ाई में नुकसान झारखंड की जनता का हो रहा है और आने वाले समय में यही होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, सीमित संसाधनों में झारखंड सरकार काम कर रही है, ऐसी कई बातें सामने आ रही है वहां की सरकार की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट निकलकर सामने आया है इस महामारी के दौर में, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री अपने मन में ये बातें दबाकर चल रहे थे और बीते दिन उन्होंने ये बातें ट्विटर पर जाहिर कर दी। कि मुख्यमंत्री ने कई सारे ओकेजन्स पे कई समय पर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कभी प्रेस के माध्यम से, कभी ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से, कभी दूसरे माध्यम से उन्होंने इस बात का संकेत झारखंड की जनता को वह देते रहे हैं कि केंद्र से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। वो डीवीसी से बकाया भुगतान का मुद्दा हो, जिसमें आरबीआई के द्वारा सीधा पैसा डेबिट करके डीवीसी को भुगतान कर दिया जाता है, जीएसटी के पैसे के भुगतान की बात कर लें, राज्य में जरूरी संसाधनों के अभाव की बात कर लें, या नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर हेमंत सोरेन को कहा कि आप योजनाओं का प्रस्ताव भेजिए, हम आपके राज्य को 5,000 करोड़ रुपए तक की योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचा है उस ढांचे के मुताबिक अभी काम नहीं हो रहा है। और हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद जिस तरीके से रघुवर दास, जो हम अभी अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, रघुवर दास ने जिस तरीके से मीडिया में सामने आकर 2014 से 2019 के बीच में भाजपा सरकार के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई उपलब्धियों की जानकारी दी, वह भी अपने आप में काफी कह सकते हैं गंभीर मुद्दा बन जाता है। क्योंकि हेमंत के एक ट्वीट के बाद खुलकर तमाम बीजेपी नेताओं का सामने आना और हेमंत के ट्वीट की आलोचना करना, हेमंत को नसीहत देना, यह मामला कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हेमंत ने कुछ ऐसी बात जरूर कही है जिस वजह से भाजपा या भाजपा के नेताओं के या बाकी लोगों को बहुत तेज मिर्ची लगी है और शायद ये रिएक्शन उसी वजह से निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, उनके ट्वीट के बाद से बीजेपी नेता हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो या प्रवक्ता हो, वो खुलकर अब सामने आने लगे हो। जिस तरीके से उपलब्धियां या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में केंद्र सरकार का जो योगदान रहा है, राज्य सरकार के लिए जो भी योगदान रहा हो, उसको साफ तौर से अब सामने दिखा रही हैं। जिस तरीके से रघुवर दास ने इस बात मीडिया में सामने आए और एक लंबे अरसे के बाद, चूंकि जब से राज्य में सत्ता परिवर्तन ये जाते हैं, मीडिया के बीच में आते रहे हैं और मीडिया के बीच में ये अपने बातों को रखते रहे हैं। तो इन कह सकते हैं कि रघुवर दास ने जिस तरीके से अपने वह अपने आप में एक तरीके से कह लें कि मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री के ट्वीट को राज्य की जनता को समझाने की कोशिश की है। एक एम्स के बारे में जानकारी दी है, 3 मेडिकल जगहों पर हजारीबाग और दुमका में खोले गए हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब 2014 से 19 के बीच में उन्होंने तमाम संसाधनों की बात की है। अब सबसे अहम बात यह है कि आखिर रघुवर दास को क्या जरूरत महसूस हुई कि वो पिछले 5 सालों में किए गए स्वास्थ्य महकमे के द्वारा काम को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुलकर अब सामने तो आ रहे हैं बीजेपी नेता और लगातार जो है अपनी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। जितना सहयोग किया गया है, सभी सहयोग को, जो भी चीजें राज्य को मुहैया कराई गई है, सभी को अब गिना रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद लगातार खलबली मची हुई है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। रघुवर दास से लेकर दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक सभी नेता राजनेता सक्रिय इस पूरे मुद्दे को लेकर हो गए हैं। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।